बजट पर हमारी ये विशेष राउंड टेबल की पेशकश आप सीधे सीआईए से देख रहे हैं। सभी खास मेहमान का तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी से सांसद जयंत सिन्हा जी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के गौरव वल्लभ जी हैं। हमारे साथ केवी सुब्रमण्यम जी हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आईएमएफ और फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारत सरकार के रह चुके हैं। फिरोज खंबाटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सीआईए के चेयरमैन टास्क फोर्स ऑन अफर्मेटिव एक्शन एंड ग्रुप चेयरमैन है। डॉक्टर नरेश त्रेहान जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन विपिन सोंधी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि चेयरमैन है सीआईए के और आरएनडी एंड ग्रीन मोबिलिटी से जुड़ी जानकारी हमें देंगे। तो जयंत सिन्हा जी से शुरुआत करेंगे क्योंकि अंतरिम बजट से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी जयंत जी, लेकिन एक तरीके से अगर कहा जाए तो पॉपुलिस्ट बजट से चर्चा की शुरुआत हुई थी, लेकिन आते आते ये फ्लैट बजट हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भी यहां पर छोड़ गया कि क्या ये वाकई एक रोड मैप सेट करता है आपकी सरकार के लिए कि आप तैयार हैं पूर्ण तरीके से जुलाई में फुल फ्लेजेड बजट पेश करने के लिए? बिल्कुल सही आपने कहा नेहा जी। जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि जब जुलाई में हम लोगों की ही सरकार यानी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में अपना संपूर्ण बजट देगी, तो जो हम लोगों ने इस बजट में दिशा दिखाई है, विकसित भारत की दिशा दिखाई है, विकसित भारत का रोड मैप दिखाया है, उसको हम लोग पूरे महत्ता से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन तब भी इस इंटरिम बजट में भी 3-4 ऐसी मुख्य बातें हैं जिस पे सबको ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने दिखाया है कि जो 4 स्तंभ हैं यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इन सबको हम लोग पूरा प्रोत्साहन देंगे। दूसरा, माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम लोग निवेश को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं और निवेश के कारण ही हम लोगों की लॉन्ग टर्म जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, जो उसकी दर है, उसको हम लोग कायम रख सकते हैं। तो निवेश वो जादू है जिसके द्वारा ये वृद्धि हम लोगों की जो हो रही है वो बरकरार रहेगी। तीसरा, उन्होंने कहा कि हम लोग रिसर्च और इनोवेशन, और इसमें 1 लाख करोड़ की भी जिक्र की गई कि 1 लाख करोड़ का हम लोग निवेश करेंगे, जिसमें कि हम लोग अनुसंधान के द्वारा और गति हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को दे सकते हैं। ज्ञान पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि प्री बजट भी हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन गौरव वल्लभ जी से एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि जो बात जयंत जी ने कही है। गौरव जी, आत्मविश्वास से भरी हुई है सरकार या अति आत्मविश्वास है, या फिर उन्हें किसी भी बजट रूपी नीतियों और घोषणा की जरूरत ही नहीं है, उन्हें फुल कॉन्फिडेंस है कि 2024 में उनकी सरकार आ रही है और 400 पार यह आंकड़ा रहने वाला है? नेहा जी, आंकड़ा क्या रहेगा वो तो भविष्य बताएगा, पर मैं इंडिया टुडे और आप ही का एक रिसर्च जो आपने करी वही उसी का हवाला देता हूं। आज वित्त मंत्री जी ने जब अपना बजट भाषण पढ़ा तो उसमें 43 बार 43 टाइम्स पीएम और टैक्स वर्ड का उल्लेख हुआ और एक बार भी जॉब वर्ड का उल्लेख नहीं हुआ। तो ये बजट प्रधानमंत्री और कर को के ऊपर संबोध इसका फोकस था। जैन जी कह रहे हैं 4 चीजों पे था। जैन जी, जो वित्त मंत्री जी है वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री पे फोकस्ड बजट बोल रही थी, करों के ऊपर बजट बोल रही थी, जॉब्स के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। तो युवा को और क्या चाहिए जॉब्स के? तो आपका एक जो आधार था उसको आपने कुछ नहीं दिया। दूसरा आधार आपने कहा अन्नदाता। अन्नदाता को क्या अपेक्षा थी इस बजट से कम से कम जो किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए मिलते हैं वो बढ़ के 12,000 रुपए हो जाए। वो 6,000 के 6,001 नहीं हुए, तो उसको क्या मिला? 0 सन्नाटा। तो अन्नदाता भी आपके हाथ से चले गया। तीसरा, महिला। नेहा जी, महिलाओं को क्या चाहिए था कि महंगाई पर निजात मिले। चावल, तूर दाल, आलू, प्याज, टमाटर। लखपति बहन जो है 3 करोड़ का टारगेट है इनका। लखपति बहन तो ठीक है, लखपति दीदी, लखपति भैया तो जब बनेंगे जब देख लेंगे, पर आज देश के हर व्यक्ति को सरकार ने लखपति कर्जदार बना दिया। वो कैसे? फिर देखिए आप जुमलों पे आ गए। नहीं, अरे आंकड़ा नेहा जी, आंकड़ा आप समझते हो ना सर? आंकड़ा ये है कि भारत सरकार पर जो कुल कर्ज है वो 169 लाख करोड़ है। तो प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया 1,19,000 रुपए। तो लखपति भैया, भाभी, दीदी बनेंगे जब देख लेंगे। पर आज के समय सरकार ने हर हिंदुस्तानी को लखपति कर्जदार बना दिया है। हर हिंदुस्तान के व्यक्ति पर 1,19,000 का कर्ज है। अगर ये पॉपुलिस्ट बजट हो जाता, घोषणाएं हो जाती, तब भी आपके पेट में दर्द होता। अब नहीं हुई है तब भी आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप कह रहे हैं क्यों नहीं हुआ? ठीक है, मैं 2 पॉइंटेड सवाल जैन जी से पूछ लेती हूँ। एक रोजगार के मुद्दे पर जैन जी, दूसरा महंगाई के मुद्दे पर, और तीसरा जो हर किसी की जुबान पर रहता है
वित्तीय घाटा कैसे कम किया जाए, क्योंकि टैक्स के दायरे को लेकर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन रिबेट का दायरा नहीं बढ़ाया गया। वित्तीय घाटा जो है उसको कम किया गया है। 5.9% बोला गया था, जो लक्ष्य था 5.8% आया और आगे के समय 5.1% आएगा। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट जो थी, जो वित्तीय घाटा था, उसको कम किया गया है। दूसरा, अगर हम लोग महंगाई की बात करें, महंगाई पे भी हम लोग लगाम बहुत अच्छी तरह से लगाए हुए हैं। 5% ही महंगाई का दर है और कम होते चले जा रहा है, और ये जब पूरे विश्व में संकट आया हुआ है, खासकर तेल के दाम में, तो इस तरीके से महंगाई पे भी हम लोग लगाम लगाए हुए हैं। जहां तक गोविंद जी ने कहा कि रोजगार की कोई बात नहीं थी, अरे भाई युवा ही युवा की हम लोग बात कर रहे हैं, और युवाओं के मन में आज सिर्फ एक ही बिंदु है कि उनको रोजगार मिले, और रोजगार के लिए उन्हें हुनर, उन लोगों के लिए शिक्षा, उन लोगों के लिए स्टार्टअप में व्यवस्था, उन लोगों के लिए रोजगार में पीएलआई की व्यवस्था, निवेश की व्यवस्था, कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, इन सब चीजों में तो रोजगार ही उत्पन्न होता है। हर चीज जो है वो रोजगार की ओर ही केंद्रित है, और वो इस बजट में पूरी तरीके से दिया गया है। और अंतिम विषय जो उन्होंने कहा कि अन्नदाता को कुछ नहीं मिला, वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इतनी नीतियों का जिक्र किया गया, जिसमें फिशरीज की बात हुई, डेयरी की बात हुई, नैनो डीएपी की बात हुई, उनको ये भी बताया गया कि कोऑपरेटिव्स में हम लोग कितनी वृद्धि कर रहे हैं। तो हर साधन जो हमारे कृषि भाई बहन हैं, उनको हर साधन दिए जाएं, उस पर सरकार पूरी तरीके से लेकिन सर, लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि किसान सम्मान निधि का जो रकम है वो बढ़ाई जाएगी, 12,000 तक कर दी जाएगी। संपूर्ण बजट में आने दीजिए, संपूर्ण बजट में देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। आप ही ला रहे हैं संपूर्ण बजट? हम लोग तो ला ही रहे हैं संपूर्ण बजट। मैंने कहा है ना कि मोदी जी की सरकार के तीसरे कार्यकाल में हम लोग संपूर्ण बजट पेश करेंगे, जो उस प्रस्तुतिकरण में देखा जाएगी कि और क्या किया जा सकता है। तो हैट्रिक मारने के लिए यहाँ पर जैन जी की सरकार तैयार है। 2014, 2019, 2024 एक बार फिर से आप ही की सरकार 5 साल का बजट पेश करेगी, और इसका एक संकेत वित्त मंत्री ने आज अपनी स्पीच के दौरान भी दिया। बिल्कुल दिया, और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ दिया, क्योंकि जो हम लोगों को इस समय आम जनता से जो रिस्पांस मिल रहा है, जो उनकी प्रतिक्रिया है, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल अद्भुत है। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा ही हो रही है। और इसको मैं एकदम स्पष्ट, नेहा जी एक आंकड़ा आप समझ लीजिए कि जब हम लोगों की इकोनॉमी यूपीए ने हमें सौंपी तो फ्रेजाइल 5 थी, आज हमारी इकोनॉमी जो है वो टॉप 5 में। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फ्रेजाइल 5, टॉप 5, और ये बात करते हैं के शेप रिकवरी की, आप बात करते हैं वी शेप रिकवरी की। केवी सुब्रमण्यम जी, आपके नाम में के भी है, वो वी भी है, लेकिन इस बीच हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार से जुड़ा, क्योंकि आपने इस पे एक डिटेल्ड रिसर्च करी है, एक स्टडी करी है, और आपसे जो बातचीत हो रही थी उसमें मुझे यही मालूम पड़ा कि आप एक सकारात्मक संकेत हिंदुस्तान में देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर। ऐसा किस आधार पर है, ये समझाइए, और आपके 5 टेकअवेज आज इस बजट से क्या है? पहले मैं, नेहा जी, मेरी जो टेकअवेज हैं बजट पे, 3 शब्दों में कहूँगा मैं। ये बजट जो है जिम्मेदार बजट है, ये दूरदर्शी बजट है, और इसीलिए ये विकासशील बजट है। जहाँ तक बेरोजगार के जो आंकड़े हैं, उसमें मैं पहला आंकड़ा जो कई लोग रोजगार के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं, तो यदि हम आंकड़ों पे देखें तो युवा में जो ये जो 18 साल से 25 साल का जो वर्ग है, उसमें यदि हम पीएलएफएस का डेटा, सीएमआई का डेटा नहीं, जो कि मैं सीएमआई का डेटा काफ़ी अनरिलायबल होता है, विश्वसनीय नहीं होता है, पीएलएफएस के डेटा में देखें तो पिछले 5 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां बनी हैं ये हमारे युवाओं के। और ऐसे समय में जब इस वर्ग में जो आबादी बढ़ी है वो सिर्फ 1.4 करोड़, और इसमें जो हमारे पूर्व चीफ स्टैटिस्टिशियन थे टीसीए अनंत, उन्होंने इस पे लिखा है और उन्होंने कहा है कि इस वर्ग में जितना रोजगार बना है वो एक्चुअली सबसे ज्यादा है। तो आंकड़े साफ है, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं कि रोजगार बना है। एक और आंकड़ा मैं आपको बता दूं, यदि आप जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं जिनको देखें आप 2017-18 का आंकड़ा ले लें और 2022-23 का, उसमें 2.5 करोड़ इजाफा हुआ है सैलरीड इंडिविजुअल्स का। और फॉर्मल सेक्टर में आप देखें तो उसमें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट 1.8 करोड़। इसके अलावा तीसरा जो दृष्टिकोण मैं आपको प्रस्तुत करूं तो कोविड के महामारी के बाद हम अर्थशास्त्री 3 आंकड़ों पे ध्यान देते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। और यदि आप ये क्वार्टरली पीएलएफएस लें या फिर एनुअल पीएलएफएस, दोनों में आप देखें तो महामारी के मुकाबले आज के तारीख में इन तीनों आंकड़ों में अभी बेहतर सिचुएशन जो है बेहतर है। तो ये आप आंकड़े देखें तो ये जो कहानियां लोग गढ़ते हैं बेरोजगार के बारे में, आंकड़े तो साफ साफ बता देते हैं गौरव कि क्या वल्लभ क्या जी, है। आपकी ही पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया जी कल आई थी, वो भी वो 10,000 लोगों का एग्जाम्पल दे रही थी जो अब से कुछ ही देर पहले आप दे रहे थे यहाँ इसी पैनल पर। आपने कहा कि वो लोग हरियाणा से इजराइल जाने को तैयार हैं, वहां मरने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, इतने ज्यादा परेशान है। आप अपनी उस बात पर कायम है? एक और नया एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अभी दिल्ली जू के अंदर जानवरों के केयर टेकिंग के लिए वैकेंसी निकली। एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी इंजीनियरिंग किए हुए सैकड़ों छात्रों ने वहां पे अप्लाई किया जानवरों की देखभाल के लिए, और आप यहाँ पे बैठ के हमें रोजगार का ज्ञान दे रहे हैं। चलिए साहब, सीएमआई तो देशद्रोही है, देशद्रोही काम करती है, उनका आंकड़ा मत मानिए आप, क्योंकि वो बेरोजगारी की दर ये कह रही है सीएमआई कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बांग्लादेश में 12% है, भारत में 24% है। 20 से 24 आयु वर्ग में 44.5% लोगों के पास रोजगार नहीं है। सीएमआई का आंकड़ा ये कह रहे हैं, हम नहीं मानते उसको। एक मिनट, अब मैं इन्हीं के आंकड़ों पे चलता हूं। ये कह रहे हैं मैं तो पीएलएफएस का आंकड़ा मानता हूं। पीएलएफएस के आंकड़े में भी जो रोजगार में जो इंक्रीज बताई गई है वो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में दिखाई गई है, और रूरल बेरोजगारी में सुधार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो व्यक्ति घर बैठ ही नहीं सकता, तो वो सिर पे सामान ढोता है, कंधों पे रिक्शा चलाता है, उसको ये रोजगार मानते हैं। तो मुझे ये बताइए, अगर उसको रोजगार मानते हो तो देश के 60% आबादी को 5 किलो मुफ्त राशन क्यों दे रहे हो? जैन जी, इसका जवाब दीजिए। आप ये समझिए कि जो हम लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं वो आपको वो साधन दे रहा है जिसके द्वारा आप अपने हुनर में, अपने शिक्षा में, अपने स्वास्थ्य में आप निवेश कर सकते हैं। ये एक सहारा है, एक बहुत बड़ा सहयोग है निचले तबके को, जिसको इस प्रकार से आप समझिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही मिल रहा है। और साथ साथ जो कुछ इन लोगों की कहानियां होती हैं कि हरियाणा से ऐसे लोग गए या दिल्ली जू में ऐसे इन लोगों ने काम किया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं और दिन रात लोगों से मैं मिलता रहता हूं, कि जब मैं लोगों को कहता हूं कि आप ये काम करने को तैयार हैं, आप यहाँ भी इस फैक्ट्री में आपको नौकरी मिल सकती है, वहाँ भी नौकरी मिल सकती है, लोग कहते हैं नहीं, हम लोग अगर हम हजारीबाग में हैं, हजारीबाग में ही हम लोगों को रोजगार मिल रहा है, हम लोगों को झारखंड में ही रोजगार मिल रहा है, हम यहीं संतुष्ट हैं, हम लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो आप समझिए कि आवाज जनता से आ रही है, वो आपको बता रही है कि जो मेहनत करना चाहता है, जिसके पास हुनर है, उसको रोजगार की कोई कमी नहीं है। ठीक है, चलिए, गौरव जी का जवाब हो गया। दो हमारे और पैनलिस्ट हैं, उनको भी मैं इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। सोंधी जी का सबसे पहले रुक करते हैं, उसके बाद खंबाटा जी पर जाएंगे। सोंधी जी, क्योंकि आज नितिन गडकरी को हम सुन रहे थे, वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए थे कि खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई अहम ऐलान किए गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता ग्रीन मोबिलिटी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जिस तरीके के ऐलान होने चाहिए थे, उसमें कहीं ना कहीं निराशा हुई? और इसमें जो वे फॉरवर्ड है, जिसके बारे में हमेशा नितिन गडकरी जी भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में ग्रीन व्हीकल्स इज द वे टू गो, इसके बारे में कहीं ना कहीं अंतरिम बजट में थोड़े बहुत प्रावधान होने चाहिए थे, या फिर फुल फ्लेजेड बजट का इंतजार कर लेना चाहिए? दो बातें हैं। एक तो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो 11% या कैपेक्स में 11% बढ़ोतरी हुई है, दैट इज अ बोल्ड मूव। आई थिंक वो कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट की बात कहते हैं कि कैपेक्स पे बढ़ावा हुआ है। फिस्कल डेफिसिट जो चर्चा हो रही थी अब तक 5.3-5.4% घटने की हो रही थी, 5.1% कर दिया। इस मतलब कॉन्फिडेंस है कि रेवेन्यू रिसीट्स जो होंगी वो काफी होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि इस गवर्नमेंट ने जो या पिछले 5-10 सालों में जो लगातार बढ़ोतरी की है, आई थिंक दैट इज कंटिन्यू डिलीवर भी किया है। ऐसा नहीं है कि वो जो भी एलोकेट हुआ है उसका आउटकम नहीं हुआ है, हम सब उसको देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल वो मोमेंटम जो है वो चलता रहेगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा, सब स्किल के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज पॉजिटिव के कैपेक्स को रखा है। आपने ऑटो की बात की, और हो सकता था, पर मेरा ख्याल है कि जो इंडिकेशन दी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक बसेस पे चलेगी। ये दूसरा कहा है कि उसके साथ ये जो चार्जिंग स्टेशंस है,
कुछ फायदा नहीं है कि बस हो और चार्जिंग स्टेशन ना हो, तो चार्जिंग स्टेशंस पे वो जैसे फेम में दी थी, फेम 3 शायद आएगा, उसमें सब्सिडी दी जाएगी। एंड न्यू यंग पीपल को इनकरेज किया जाएगा कि ये स्किल्स जो हैं, जो नए सेक्टर में आ रहे हैं ग्रीन मोबिलिटी के, उसको बढ़ा के आगे बढ़े। ठीक है, खम्बाटा जी का भी रिएक्शन लेते हैं। खम्बाटा जी, क्योंकि आप कंज्यूमर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल मेरा दरअसल स्टार्टअप्स को लेकर है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले इसलिए टैक्स छूट का दायरा उनके लिए 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में हम आने वाले वक्त में कई ऐसी नई कंपनियों को यहाँ पर निवेश देख सकते हैं, या फिर उन यंग माइंड्स को यहाँ पर कारगर होते हुए देख सकते हैं जिनका स्टार्टअप लाने का एक सपना है, वो पूरा होगा। ऐसे में आने वाले वक्त में आप अपने क्षेत्र में कंज्यूमर सेक्टर में किस तरह के पॉजिटिव या फिर सकारात्मक संकेत देख रहे हैं इस बजट के माध्यम से? कंज्यूमर सेक्टर पे आ जाते हैं, फिर स्टार्टअप पे आ जाएगी। कंज्यूमर सेक्टर का एक बड़ा जुड़ाव होता है एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर में काफ़ी अनाउंसमेंट मेरे हिसाब से पॉजिटिव इसलिए हुए कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर को मिलता है। आप वेयर हाउस बनाते हो, क्रॉप गिरता नहीं, उसका ही बेनिफिट फार्मर को मिलता है। आप डेयरी भी लगाते हो, इंडस्ट्री लगाते हो, डेयरी प्रोसेसिंग होता है, उसका बेनिफिट फार्मर को मिलता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग इन ए वे, ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जाएगा उसका बेनिफिट फार्मर को मिलेगा, ग्राहक को ही मिलेगा, क्योंकि प्राइस कम आता है। मेरा मानना है कि कोई भी क्रॉप में आप देख लेना, जब प्रोसेसिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा, वहाँ क्रॉप के रेट कम भी हो जाएंगे, फार्मर को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर को फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड, सबसे बड़ी बात यह है, इससे एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल एरियाज में, जो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्रिएट होगा। तो ये इसके में मैं पॉजिटिव देखता हूँ। जो एक सेकंड बात रही कि जो हम लोग एक नैनो फर्टिलाइजर और जो नेचुरल की ओर जा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज आजकल वर्ल्ड में ऑर्गेनिक, लेस केमिकल, इसकी डिमांड है। और मैं रियल एग्री और फूड प्रोसेसिंग का हमेशा मानता आया हूँ, आज नहीं 10 साल से, कि उसकी रियल ये ब्यूटी है कि उसको मेक इन इंडिया टू फूड फ्रॉम इंडिया करके ग्लोबल मार्केट में ले जाए। और ग्लोबल मार्केट में कब हम ले जाएंगे? जब हमको ग्लोबल डिमांड, जो ग्लोबल कस्टमर को जो चीज चाहिए वो हम दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मिलेट इज अ राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। मैं अभी गोवा में था, कैज्यू मिल्क बनाओ, इसको बेचो, ब्रांडिंग करो, जिसकी बात की है बजट में कि खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगाएंगे, ब्रांडिंग करेंगे। हमारे ऐसे बहुत क्रॉप है जो ब्रांड करके मार्केट कर सकते हैं, और ये बढ़ सकता है। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये मैं आ रहा हूँ उस पर। तो इसको कैसे ग्लोबलाइज करें, और मेरे हिसाब से ये एक बड़ा टिकट है। उसका बड़ा फायदा ये होगा कि जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी रोबस्ट होगी, तब कंज्यूमर डिमांड एफएमसीजी का बढ़ेगा, शैम्पू भी ज़्यादा बिकेगा, रसना भी ज़्यादा बिकेगा, तो हमारा तो इनडायरेक्टली उसमें भी फायदा है। अब एक और बात पे आ जाए, तो आपने पूछा था स्टार्टअप का मेरे हिसाब से स्टार्टअप तो पहले 10 साल तक टैक्स भरते ही नहीं, बिकॉज प्रॉफिट ही नहीं होता है। तो 1 साल के 2 साल में टैक्स में मेरे हिसाब से स्टार्टअप में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो स्टार्टअप को क्या चाहिए? मेरे हिसाब से जो इनोवेशन फंड की घोषणा हुई है, जो 1 लाख करोड़ रुपया रखा है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब मैं स्टार्टअप में मैंने भी स्टडी किया कि स्टार्टअप कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं। हम बड़ी कंपनियां जो एंट्री नहीं करती फूड प्रोसेसिंग में, वो स्टार्टअप ने बना दिया, बड़ी कंपनी कभी सक्सेसफुल नहीं हुई। फिर मैंने देखा कि स्टार्टअप में सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेटर होता है, और वो एक नई चीज़ पकड़ कर बनाता है। इनोवेशन लेड स्टार्टअप का ही ग्रोथ हुआ, आप देख लेना, एटलीस्ट मेरे सेक्टर में। और जब इनोवेशन का फंड बनता है, और ये स्टार्टअप को वो फंड में लेट अस से टैक्स फ्री 50 ईयर का आप देते हो लोन, कि भैया ले लगा, और इनोवेशन में मार्क स्पेंड 4-5% ऑफ योर टर्नओवर। आज मैं कोरिया का ऑनरेबल काउंसिल हूँ, कोरिया में 3%, 4% लोग स्पेंड करते हैं। तो ये हिसाब से ये जो इन्वेस्टमेंट फंड बना है, उससे मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। एंड लास्ट, एक जो कॉन्फिडेंस की बात हुई है, नहीं हुई है, कि आप बोलते हो 25,000 तक के तुम्हारे जो भी इनकम टैक्स के जो भी डिस्प्यूट होंगे, भैया आप माफ करो। इससे भी एक पूरा कॉन्फिडेंस आएगा सिस्टम में कि देख के 25,000 के लिए आदमी का एडवोकेट के पास जाता है, 25 लेता है। इनकम टैक्स की प्रक्रिया जो भरने की प्रक्रिया है, उसको भी वो और तो बहुत ही सिंपल उसका सरलीकरण कर दिया गया है। नहीं हूँ, ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि भैया ये आप ये छोड़ो, विवाद से विश्वास। ये 25,000 के लिए क्या एडवोकेटों के पास जाओगे, तो 25,000 छोड़ने के लिए 25,000 का फी हो गौरव जाएगा। जी से पूछते हैं तो कि क्या इसीलिए विवाद इससे से confidence विश्वास बढ़ेगा। की ओर हम बढ़ रहे हैं गौरव जी? क्योंकि अगर घोषणाएं हो जाती तो आप ये कहते कि अरे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए मोदी सरकार ने इतना सब कुछ इस अंतरिम बजट में ही ला दिया, फुल फ्लेजेड के लिए कुछ छोड़ा नहीं। अब नहीं हुआ, एक फ्लैट बजट आया, तो आप ये कह रहे हैं रोजगार के लिहाज से, महिलाओं के लिहाज से, किसान के लिहाज से, अन्नदाता के लिहाज से, किसी के लिहाज से कुछ नहीं हुआ है। नेहा जी, जैसे विवाद से विश्वास कोई गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं मानता। ये जो बोल रहे हैं 25,000 तक के बिना डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई, उस पर 10 बजट तो दिए ना आपने पूरे। उस पूरे 10 बजट में रोजगार के ऊपर फोकस कौन से बजट में था? और क्यों लगातार बेरोजगारी की दर देश में बढ़ती जा रही है?
सवाल तो यही खड़ा है यहाँ पर। फिर आपने बोला कि साहब वो रोजगार इसलिए उनको 5 किलो राशन दे रहे हैं ताकि आपने अपने कार्यकाल में बेरोजगारी दर कहाँ पर छोड़ी थी? 2% पर। अब कितनी बढ़ गई है? अभी 8.5% है। बीच में क्या क्या हुआ? मेरी बात सुनिए। बीच में 2 वॉर आए गौरव उसके जी। पहले भी 6% थी मैडम। 2 वॉर आपके कार्यकाल में आए? अरे मैडम 6%, उसके पहले भी 2017 में कोरोना भी आया, थी। आपके कार्यकाल में नहीं आया? कोरोना के पहले की बता रहा हूँ आपको। आप बताइए चलिए। 6% थी बिफोर कोरोना, विच वॉज 2% इन 2012। खैर वो जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, मेरे साथी कहेंगे कि मैं सीएमआई को मानता ही नहीं, मैं तो सरकारी। मैं एक और आंकड़ा दे दूं, फिर आप दोनों से जवाब लीजिएगा। इन्होंने कहा कि साहब 5 किलो इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधरे, पर हकीकत यह है कि जो पहला एडवांस एस्टिमेट आया जनवरी 2024 में, उसमें कंजम्पशन 4.4% है, जो अगर कोरोना काल को निकाल दे तो पिछले 21 साल का लोवेस्ट है। क्योंकि रिएक्शन लेना है जयंत जी का, उसके बाद ब्रेक पर जाना पड़ेगा। दो प्रोफेसर यहाँ मौजूद हैं, वो आंकड़ों का खेल कर रहे हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। वास्तव में क्या है कि इन लोगों के 10 वर्ष के बाद इन लोगों ने अर्थव्यवस्था को खाई में ढकेल दिया था, हम लोगों ने इसको चमकता हुआ सितारा बनाया। पूरे विश्व भर में सुब्रमण्यम साहब अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, वो आपको बताएंगे कि विश्व भर में आज भारत को किस नजरिए से देखा जा रहा है, और इसलिए हमें विश्वास है कि अगला भी हम लोगों का ही कार्यकाल होगा, हम ही लोगों की, माननीय प्रधानमंत्री जी की ही सरकार बनेगी। और वो इसलिए बनेगी क्योंकि हम लोगों ने सही नीतियों को अपनाया है और बहुत ही नीतियां काम करेंगी या राम मंदिर का राम राज्य काम करेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है, इस बार कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। सभी देख रहे थे आपकी ओर उम्मीद भरी नजरों से कि कम से कम टैक्स रिबेट तो मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि पिछले साल वो हो चुका है, तो ऐसे में इस बार आम आदमी तो खाली हाथ रहा है। सब नीतियां जो हैं बहुत अच्छी चल रही हैं, हम लोगों को इनको कायम रखना है, इनको दुरुस्त रखना है। जो हम लोगों ने किया, एक स्थिरता भी बहुत जरूरी होती है। आप बस उथल पुथल करते रहिएगा तो कोई निवेश ही नहीं करेगा डर के मारे, तो स्थिरता भी देना बहुत जरूरी है। स्थिरता हम लोगों ने दिया है, और जो 2-3 नई चीजें आई हैं उस पर फिर आप ध्यान दीजिए। जैसे अभी आपको बताया गया कि 1 लाख करोड़ हम लोग अनुसंधान, रिसर्च और इनोवेशन के लिए दे रहे हैं। स्टार्टअप्स जो 350 थे 2014 में, अब 1 लाख पार कर गए। इन स्टार्टअप्स को हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। निवेश में हम लोगों ने 10 लाख करोड़ से अब 11 लाख करोड़ कर दिया है। हम लोगों ने राज्यों को फिर 1,30,000 करोड़ दिया, जिसमें कि वो भी निवेश में। लब्बो अब ये है कि सब कुछ बम है आपकी सरकार में, और एक राजनीतिक उथल पुथल झारखंड में भी जारी है। इसीलिए सभी से मैं शुक्रिया भी कहूंगी और माफी के साथ इजाजत भी चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, जो बजट पर हमने खास तौर पर CII से रखी थी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।